हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्ते बच्चों। मैं आज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीबीएसई 2023 के अंदर में आपकी रैंकिंग सबसे अच्छी आए। सीबीएसई 2023 की क्लास 12 की मैं कंप्लीट केमिस्ट्री आपको आज 20 दिसंबर से लेकर 27 फरवरी 2023 तक कराने का वादा करता हूँ। इसके अंदर में हम सबसे पहले वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे जो कि हमारे सिलेबस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपकी सबसे पहले एक फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर को मैं कवर करूं, फिर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को कवर करूं और फिर मैं एक ऑर्गेनिक के चैप्टर को कवर करूं, ताकि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी खत्म करने में आपको हेल्पफुल मिले। मैं कोशिश ये करने वाला हूं कि इसके अंदर थोड़ी बेसिक टॉपिक्स को मैं पढ़ाते चला जाऊं और उसके साथ साथ आपको मोर और मोर प्रैक्टिस सेशंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। आपको रिवीजन ज़्यादा जरूरी है करना, कि किस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री के सेक्शन को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे ज़्यादा बच्चे जो डरते हैं कंप्लीट केमिस्ट्री में, वो टॉपिक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में सच्चे में सारे बच्चों को रुलाती है। रीजन क्या है बच्चों कि ये चैप्टर रिलाने का रीजन क्या है कि आप इसके बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं कर पाते और आप एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस को रटने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, रटना इसको नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रटने से कभी भी ना बच्चे कभी याद कर सकते हैं उस टॉपिक को, ना ही कभी उसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो सर करें क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये होती है मोर और मोर प्रैक्टिस। ठीक है, मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के साथ घूमेंगे, उसके साथ बातें करेंगे और उसके साथ खेलेंगे, उतना अच्छा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता चला जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भैया ये एक रिएक्शन दे रखा है बेंजीन का, ठीक है, और यहां मैंने सिंपल सा रिएक्शन लिख रहा हूं। मैक्सिमम बच्चों को आई थिंक ये बात पती होगी। जैसे कि मैं बताता हूं कि जैसे एक बेंजीन है और इसके साथ एक मैंने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराया और इससे मैंने प्रोडक्ट ए बनाया। अब कभी कभी क्या करते हैं कि ये बच्चे कर लेते नहीं है, क्योंकि बच्चों को इसमें इसलिए प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनको रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स याद नहीं रहते। रीजन याद ना रहने का क्या कारण है? दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना होने के चलते आपको ये रिएक्शन के रिएजेंट्स याद नहीं रहते हैं। तो उसका क्या यूज है? कैसे हम पता करें कि किस प्रकार से कौन सा रिएक्शन याद किया जाएगा? तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप हर रिएक्शन को पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करें कि वह रिएक्शन कहां पर किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे मैं समझाना चाहूं कि अगर मैं बेंजीन के अंदर में मैंने इसमें रिएक्शन कराया तो कोई प्रोडक्ट ए मिला, ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट ए में यहां पर मैंने NaOH एक्वस लिख दिया है और यहां एक प्रोडक्ट बी बनाया मैंने, ठीक है भैया, प्रोडक्ट बी बनाया, प्रोडक्ट बी पूछा और इस रिएक्शन का अगर उसने बोल दिया कि इस रिएक्शन के अंदर में जो मैंने ये लिया है, इस प्रोडक्ट के अंदर में मैंने सोडियम कुछ बनने वाला और उसके साथ अगर मैं बोल दूं कि आप ना इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आप शायद कोई एक नया प्रोडक्ट सी बना दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनको ये सारे रीजंस टिप्स पे हो, क्योंकि बिना टिप्स पे तो ये रिएक्शंस पढ़ना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। तो मैं समझ आता हूं कि अगर मान लो कि ये जो सिंपल रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं यहां पर आपको ये चैप्टर समझाना नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर टफ एंड व्हाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री and why you can started hating it. No, it is not an hated subject. Chemistry is the most easy subject. In reality बताता हूं कि अगर मैं जेई और नीट की बात कर लूं तो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में 180 आफ्टर 180 लाना सबसे आसान पार्ट होता है। जी हाँ बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर में 180 में 180 लाना बहुत आसान होता है। इनके रिएक्शंस, इसकी कंसेप्ट्स मुश्किल से एक लाइन की होती है और सारे के सारे रिएक्शंस जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही छोटी बात होती है और उस छोटी सी बात को अगर आपको याद रह जाती है तो आप बड़े से बड़े सवालों को यूं चुटकियों में हल करके टोटल 180 ऑफ 180 आपको स्कोर कराया जा सकता है।
मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसा कि सभी को पता है कि 7 मई 2023 को आपकी नीट 2023 की परीक्षा है, तो मेरी ये टारगेट रहेगी कि आपको सीबीएसई 2023 के क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट होने के साथ साथ आपको नीट 2023 के जैसा पैटर्न पे कुछ सवालों को प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि आपका सीबीएसई 2023 तो वंडरफुल तो होगा, ये तो मैं गारंटी देता हूं। उसके साथ साथ आपकी नीट 2023 के अंदर में भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा, ये हमारा आश्वासन है और 100% ऐसा होना तय है। तो आइए बच्चों, आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वह चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले फिजिकल का एक चैप्टर लूंगा, फिर एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर लूंगा और एक ऑर्गेनिक का चैप्टर लूंगा। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगी, उसके अंदर मैं बता दूं कि मैं हर 3 दिन पर एक चैप्टर को कंप्लीटली कवर करूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट ये है, आपका एग्जाम से 10 से 20 दिन पहले आपके पास हर चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी। मैं नहीं, पहला बात तो मैं पहला झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं कंप्लीट थ्योरी नहीं बता सकता, रियलिटी है भाई। क्योंकि कंप्लीट थ्योरी आप क्यों नहीं बता सकते हैं सर? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, इस समय लेकिन इतना मैं बताऊंगा जरूर, ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट्स क्लियर होते चला जाए और आपको सवालों में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना? तो आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए मैं जो बेसिकली चाहता हूं और मैंने जो टारगेट बना के रखा है अपने हिसाब से, वो है दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा बच्चों को तंग कर लेता है। रीजन क्या है? खासकर जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, है ना, बायोलॉजी वाले बच्चे ऐसे ही बहुत ज्यादा रोते फिरते हैं कि भैया आएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री हमें कहाँ आती सर? फिजिकल केमिस्ट्री आती है बच्चों। अब कोई बहुत बड़ा सवाल आता भी नहीं है आपके एग्जाम में, फिर भी आप लोग डरते फिरते हो। ठीक है ना? तो उस डर को खत्म करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं ऑर्गेनोहोलिज्म के एक न्यू लेक्चर्स के दौरान, ready for the new chapter that is known as chemical kinetics. बच्चों, what do you mean by chemical kinetics? ठीक है, यह चैप्टर एक्चुअली में हमें क्या बताता है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी क्या है कि सबसे पहले समझो कि what do you mean by chemical kinetics and why we are studying this chapter. ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, हम पढ़ क्यों रहे इस चैप्टर को, ये बात भी तो जरूरी है कि हम पढ़ क्यों रहे। तो एक्चुअली में इस चैप्टर की अगर हम बेसिक्स को समझें तो कहता है कि ये जो चैप्टर है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की वह ब्रांच विच डील्स विथ हाउ फास्ट और स्लो the reaction takes place. ठीक है, यह वह ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें स्टडी कराती है, हमें बताती है कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कितना तेजी में होता है या फिर कितना स्लो में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोग समझते हैं इस बात को कि हमें, जैसा कि आपने पढ़ के भी आया है क्लास 11, सबसे पहले कोई भी अगर एक केमिस्ट है, ठीक है, और वह किसी केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहा है, ठीक, समझते चला भैया? अगर कोई एक केमिस्ट है और वो किसी एक केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहा है, तो उसके दिमाग में 3 बातें आती हैं। ठीक है, क्या आती है? 3 बातें। पहली बात ये होती है कि कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी भी बीकर के अंदर में या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर में, तो क्या वह रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, क्या ये नेचर के अंदर में आसानी से हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा बात तो यही होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कितना फिजिबल है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, है ना भाई? थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट, मतलब कौन सा रिएक्शन तुम्हारा फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन अनफिजिबल है। इस तरह से हम केमिकल को, रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। वन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सही बात है, यहां पर हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ा था और उसके अंदर में हमने 2 तरह के रिएक्शंस को क्वालिफाई किया था। वन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है कि नहीं? दूसरा, अगर वह रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है,
तो वह रिएक्शन कितने देर तक चलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो वह रिएक्शन कितने देर तक चलता है, ठीक है, दैट मीन्स हाउ, ठीक है ना, कितने समय तक विल इट अटेंड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। दूसरा बात क्या होता है, दैट मीन्स कब और कब तक कोई भी रिएक्शन हो रहा है और वह इक्विलिब्रियम को अचीव कर पा रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो हम लोग पढ़े वो कहां पढ़ लिए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर। कोशिश ये रहेगी हमारी कि 2 से 2.5 घंटा के अंदर मैं इसकी टॉपिक 1 को कवर कर दूं, ठीक है। कल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस और छोटे छोटे टॉपिक्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। आज हम चैप्टर के बेसिक्स फंडामेंटल्स को खत्म करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन जो वहां से प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके साथ, वो मैं शेयर करते चला जाऊंगा, ठीक है। आइए तीसरा बात हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड, चलो मान लिया कि मैंने रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को भी पता कर लिया, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कितने देर में आ रहा है। लेकिन तीसरी बात ये होती है कि कितने तेजी में, हाउ फास्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है ना, ये कौन बताएगा। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक न्यू ब्रांच आई जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। कौन सी ब्रांच आई, केमिकल काइनेटिक्स। यह वह ब्रांच थी केमिस्ट्री की जो हमें बताई कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल हो, सॉरी कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट होगा और कितने समय में कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच सकता है, ठीक है। एक बात बड़ा ही इंटरेस्टिंग समझाता हूं ताकि आपको इसकी फील आ जाए, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो और पॉज कर लेना वीडियो को। तो देखिए अगला टॉपिक को हम लोग समझते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों, कि जैसे कि फिजिक्स, आपने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो आपने सुना होगा कि सी ग्रेफाइट है ना, मतलब कार्बन ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सी डायमंड, है ना। आपने पढ़ा होगा कि कोई ग्रेफाइट को हम लोग डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। और इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है हीट ऑफ ट्रांजिशन। बोलो ना, बोला था। लेकिन देखो बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक्स ने तो ये बता दिया कि हाँ भैया कि ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड, है ना। एलोट्रॉप्स, एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन क्या ये रिएक्शन कितनी फास्ट होती है या स्लो होती है, ये थर्मोडायनेमिक्स ने प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो इसी के प्रिडिक्शन को करने के लिए हमारे पास जो आया वो था केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। हम काइनेटिक्स के टर्म्स के थ्रू, ठीक है, हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा। तो मजे की बात ये है कि ये रिएक्शन होता तो जरूर है, लेकिन इसका जो रेट है, क्या है रेट, वो क्या है, वेरी वेरी स्लो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन एक्चुअली में प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन हो जरूर सकता है कि बहुत सालों तक अगर आप ग्रेफाइट को बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर में रखते हो तो शायद ग्रेफाइट डायमंड के अंदर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये रिएक्शन का रेट जो होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी स्लो होगा। तो वही बताया मैंने कि बहुत सारी बातें थर्मोडायनेमिक्स ने कर तो दी थी, ठीक है, कि वो रिएक्शन हाँ स्पॉन्टेनियस है, उसने बता दिया। लेकिन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्शन जो है वो हम हर एक चीज प्रैक्टिकली कर पाए। तो उसे बताने के लिए कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा, तो हम लोग किससे पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। काइनेसिस एक वर्ड होता है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है भैया। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या, जो काइनेसिस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, है ना। दैट इज काइनेसिस का क्या मतलब होता है बच्चों, आगे बढ़ना। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ना इज कॉल्ड काइनेसिस, दैट इज कॉल्ड काइनेसिस, मूवमेंट। समझ में आ रही है, तो मूवमेंट में हम लोग क्या कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं। तो भैया देखो इस चैप्टर के अंदर में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहां तक की छोटी छोटी बातें थी जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के अंदर में दी गई है। अब हम वो टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे बेसिकली यूनिट के अंदर में।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि हमें एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर में दो ही बात पे डिस्कस करना है। पहला डिस्कशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, कि रिएक्शन का रेट कैसे पता किया जा सकता है, और दूसरा रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर आप पूरी केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी को खोल के देखोगे तो आपको दो ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ने मिलेगा, वन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो ही टॉपिक्स में पूरी चैप्टर से लड़ जाती है ना। चैप्टर बहुत इजी है भाई, याद रखना। बच्चे पता नहीं क्यों इसको चैप्टर को बहुत ज्यादा टफ मानते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले शुरुआत किया। कई बार मैंने देखा है कि ये चैप्टर्स बच्चे बहुत ज्यादा टफ समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है भाई। इस चैप्टर को इसलिए मैं इजी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये चैप्टर में एक्चुअली जो चीज करना है ना वो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसकी मैथमेटिक्स को लोग समझते हैं, नहीं भाई मैथमेटिक्स को ना जाए, हम यहाँ पे फील ले रहे हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, और आपके यहाँ कुछ आता भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए तो लेट्स डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भैया। तो हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है। समझते चलना, बहुत ज्यादा आसान है भाई, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। चलो देखो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे समझते हैं हम लोग, देखो। अच्छा, रेट को फिजिक्स के टर्म में क्या डिफाइन करते हो? किसी भी चीज को अगर आप समय के साथ डिफाइन कर लो तो उसको रेट कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ग्रेडियंट किसे कहा जाता है फिजिक्स में, ग्रेडियंट किसे कहा जाता है? किसी भी चीज को अगर हम लोग डेल्टा एक्स के टर्म में मेजर करते हो तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने सुना होगा, दैट मींस वेलोसिटी का चेंज डिस्प्लेसमेंट के साथ, कितना डिस्प्लेसमेंट में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। वैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने सुना होगा, वैसे ही रेट होता है। रेट क्या होता है? किसी भी चीज का कंपैरिजन जब हम समय के साथ करते हैं तो उसे रेट कहा जाता है। किसी भी चीज का कंपैरिजन समय के साथ करते हैं तो उसे रेट कहा जाता है। आइए समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या मतलब सर? समय के साथ कंसंट्रेशन में हुई वाली चेंज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? आपको पता है कि कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन तो आई थिंक सर ये मोलारिटी कुछ होती है, और मोलारिटी आई थिंक मोल्स पर लीटर कुछ होता होगा, मोल्स पर लीटर। और टाइम की अगर हम यूनिट को देखें तो ये आई थिंक कुछ भी रख देता हूँ मैं, माय टाइम ही रख देता हूँ। टाइम सेकंड हो सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं जनरल यूनिट की अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि इसकी जनरल यूनिट क्या होगी सर, तो क्या इसको मैं मोल पर लीटर पर टाइम लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये होती है जनरल यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन के रेट को हम लोग ऐसे देखते हैं। बच्चों जिस तरह से फिजिक्स के अंदर में रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एवरेज रेट, एंड सेकंड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। वन इज कॉल्ड एवरेज रेट एंड अनदर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एवरेज। एवरेज तो आपको पता ही है। एवरेज क्या होता है? कोई भी चीज को अगर हम लोग एवरेज बोलते हैं, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है एवरेज रेट, है ना। तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, एट एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में जब हम किसी रेट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? एवरेज रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एवरेज रेट कहा जाता है। तो अगर हम आर एवरेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। समय के साथ जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन का टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसे क्या कहा जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। इंस्टेंटेनियस क्या बोलोगे? जब समय बहुत छोटा है,
क्या है भैया, पता है ना कि जब हम लोग कोई भी काम को टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं या सॉरी टेंडिंग टू जीरो करते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टेंटली, है ना, इंस्टेंटली। कहने का मतलब ये हुआ कि जब, क्या बोलेंगे, समय टेंडिंग टू जीरो है, लिमिट क्या है, t टेंडिंग टू जीरो। तो इस केस में जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा तो वो क्या होगा, dc अपॉन dt। बोलो ना, dc अपॉन dt, एक छोटा सा कंसंट्रेशन का चेंज छोटे से समय में, ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड स्लोप, है ना। किसी भी ग्राफ का ये क्या होगा, स्लोप होगा। हाँ भाई, स्लोप होगा ये ग्राफ का। कोई भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तो उसका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है कि नहीं होता है। कोई भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। दूसरा हम लोग कहते हैं कि रेट जो होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है ये हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से साथ लिखा जा सकता है। तो एक बात याद रखने की बात ये होती है कि रेट, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी, ठीक है ना, कैन बी मेजर्ड या फिर बताया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ भाई, हम दोनों के मतलब की स्पीड के अंदर में हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम किसी भी रेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद बोथ ऑफ देम। आइए बच्चों समझते हैं कि इसके हिसाब से दो तरह के रेट्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। वन इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अनदर इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या होता है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या होता है ये रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको समझते हैं। बच्चों कोई भी रिएक्शन जब होता है, कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसके अंदर में कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हाँ मानते हैं, हाँ सर मानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसके अंदर में कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। What do you mean by rate of disappearance? ROD, that is called rate of disappearance, है ना? दो टाइम से डिफाइन कर सकते हैं। डिसअपियर कौन होगा, रिएक्टेंट होगा। हाँ सर, हमेशा रेट किसका क्या घटेगा, रिएक्टेंट का हमेशा कंसंट्रेशन घटता है। तो इसको भी दो टर्म में लिखेंगे। रेट ऑफ डिफरेंस एवरेज अगर लिखा जाए हम क्या लिखेंगे, माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि भैया ये घटेगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखे ROD इंस्टेंटेनियस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस DC अपॉन dt। सही है। ठीक उसी प्रकार से एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस को समझें, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो अपीयरेंस किसका होगा, हमेशा प्रोडक्ट का। हाँ भैया, रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस अगर एवरेज लिखा जाए तो एवरेज को क्या लिखोगे, पॉजिटिव C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और ROA अगर हम लिखते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस, तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियसली लिखेंगे तो दैट इज DC अपॉन dt। फील आया। आइए इस चीज को ना हम ग्राफ से कंसीडर करके समझाते हैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, ग्राफ से समझते हैं। ये एक ग्राफ मैंने अब प्लॉट किया है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखो ध्यान से, ये ऐसे, ये है इधर कंसंट्रेशन और इधर है समय। क्या है भाई, इधर है कंसंट्रेशन, इधर है समय। बच्चों यहां ध्यान से देखो कि जब समय T1 था तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट C1 था। जब कंसंट्रेशन का समय कुछ घट के T2 होता है, बढ़ के C2 होता है, तो कंसंट्रेशन C2 होता है। अब ध्यान से देखो कि समय के बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ रहा है। हाँ कि नहीं, हाँ या ना। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया होगा, ये ग्राफ किसके लिए किया होगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट किया होगा। इसके लिए किया गया होगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट किया गया। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, और इस टेंजेंट का ध्यान से देखें तो ये एक छोटा सा चेंज है थीटा, है कि नहीं, एक छोटा सा चेंज है थीटा, डी थीटा मान सकते हैं, हमने थीटा मान लिया।
तो यहाँ पे जो समय का चेंज आएगा उसको डीसी डीटी के टर्म में कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप टेन थीटा का वैल्यू लिखना चाहो तो क्या लिखाएगा डीसी अपॉन डी। और क्या यही है रेट ऑफ रिएक्शन? हाँ सर, यही है रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। ये जो तुम्हारा छोटा सा चीज निकाला, दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड द ओवरऑल वैल्यू बिटवीन दिस ग्राफ, दिस एरिया विल गिविंग यू द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसी को मैं रिएक्टेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ। रिएक्टेंट के टर्म में जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो आई थिंक ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। हाँ सर, ऐसा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मतलब फील भी आ रहा है कि अगर समय को ध्यान से देखें सर, कि जब समय t1 था, तो कंसंट्रेशन c1 था, और जब समय t2 हो गया सर तो कंसंट्रेशन घट के c2 हो गया। हाँ सर, सही बात है। समय के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो ग्राफ बनाया गया होगा कंसंट्रेशन वर्सेस समय का, ये जो ग्राफ बनाया गया होगा वो क्या होगा भैया? ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल यार, है ना? तो इसके लिए अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो आइए भैया स्लोप बनाते हैं। ये होगा स्लोप। अच्छा, इस स्लोप का अगर हम ध्यान से देखें डी थीटा, तो क्या ये एंगल हम लोग लेते हैं? ठीक, हाँ सर। टेन थीटा अगर डिफाइन करें हम तो वो माइनस में आएगा सर, और वो क्या होगा? डीसी अपॉन dt के वैल्यू के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस। तो एक बात और समझना भैया कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है और डिसअपीयरेंस होता है, ध्यान समझना, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की मैग्नीट्यूड कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती है। फिर से, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की वैल्यू लेस देन 1 नहीं हो सकती है। इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मैं इस बात को बता रहा हूं, ऐसे चांसेस जेई और नीट में इसके ज्यादा होते हैं, बट फिर भी आपको एक कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं डिस्कस करना चाहता था इस बात को। समझ में आ रहा है? आइए हम लोग आगे की कंसेप्ट को समझते हैं और इस कंसेप्ट को फील करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भैया किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। एक्चुअली ना बहुत सारे टीचर्स का क्या आता है, मैं समझाता हूँ कि कई लोग डायरेक्ट इस बात को लिखते हैं। समझाता हूँ, जैसे कि क्या होता है ना, पहले मैं समझाता हूँ कि गलतियां क्या है, टीचर्स को क्या बताना चाहिए और क्या बताते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, समझते हैं। जैसे कि कुछ लोग ना डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन दे दिया उन्होंने ए, ठीक है, आप लेवल के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया कि व्हाई वी आर राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन लाइक दिस। जैसे बच्चे को डायरेक्ट बताते हैं कि ए अपॉन ए इंटू डी ए बाई डी टी शुड मस्ट बी इक्वल टू -1 बाई बी डी वी बाई डेल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई सी इंटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और लाओ मैं डेल्टा ही लिख दूं, मेरी गलती ना हो, ठीक है ना? दैट इज इक्वल टू 1 बाई डी इंटू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। सही है। लेकिन बात यह है कि बच्चे इसको समझ भी लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन हुआ कैसे इसका फील नहीं ले पाते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने में, रेट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन करने में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिफाइन करने में। आइए इसको हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होता है। बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन पहला हम डिफाइन तो दोनों से कर सकते हैं, वेदर इट इज एन रिएक्टेंट, वेदर इट इज द प्रोडक्ट, बट यह मानना इंपॉर्टेंट है कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री मस्ट बी इक्वल टू 1 इन एनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या बोला मैंने कि द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड विथ इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एनी, ठीक है ना, शुड बी मतलब इक्वल टू 1। कोई भी मतलब कि दोनों का मतलब जो रिएक्टेंट का जो है ना स्टोइकियोमेट्री होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अच्छा सर, ऐसा बात है? हाँ सर, ऐसा बात है। जैसे मैं समझाता हूं इस बात को, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन समझा जरूर देता हूं कि क्या मैं फील करना चाहता
लेट मी सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बी बना, ठीक है, ए से बी बना। जब समय t इक्वल टू 0 था तो लेट मी सपोज दिस कंसेंट्रेशन इज 5 मोलर। कितना कंसेंट्रेशन था? 5 मोलर। हाँ सर, इसकी कंसेंट्रेशन 0 थी, बिल्कुल। समय जब 2 मिनट बीत गया, कितना मिनट बीत गया? 2 मिनट बीत गया, तो लेट मी सपोज इट्स बिकम 3 मोलर। इट्स मींस 2 मोलर यहां बना होगा। हाँ सर, इसके से हम कह सकते हैं कि 2 मोलर बना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का एवरेज वैल्यू निकालना चाहूं, क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे माइनस, हाँ सर माइनस तो लिखना पड़ेगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2। हाँ सर, ये आ रहा है कितना सर? देखिए तो ये आ रहा है 1 मोल पर लीटर पर मिनट। हाँ सर, पर मिनट आ रहा है। अच्छा, मैं अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा? पॉजिटिव के साथ लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 2। दैट मींस इट आल्सो बिकम्स 1 मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर पर मिनट। कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एज वेल एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? तो इसके लिए हम कह सकते हैं ना कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को भी बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका क्या आएगा? वही आएगा भाई, दैट मींस माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और वह वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? डीबी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी के। और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही तो कहलाता है रेट ऑफ कंसंट्रेशन, वह डेल्टा बी बाई डेल्टा टी के बराबर है और उसकी वैल्यू मोल पर लीटर पर मिनट है। बात तो हजम हो गई सर? हाँ सर हो गई, क्योंकि आपने दोनों की दोनों स्टोइकियोमेट्री को पहले ही 1 लेके खेल खेला है। लेकिन गेम यहां नहीं समझ में आएगा, गेम समझ में आएगा यहां। अगर मैं इसी को बात करूं कि मैं लिखता हूं ए से ना 2b बना, क्या बना? ए से 2b बना, समझते चलो। मैंने वही बात को फिर से लिखता हूं कि t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 5 मोलर थी, ये 0 था। जब t इक्वल टू 2 मिनट बीत गया भाई, 2 मिनट बीत गया, ध्यान सुनना, हमेशा याद रखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग बातें होती हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को समझते हैं, अगर ये 3 मोलर हो गया तो बच्चों एक स्टाइकियोमेट्री के लिए ये 2 मोल बनेंगे, 2 स्टाइकियोमेट्री के लिए 4 मोलर बनेंगे। ध्यान से समझ लेना, ये क्या बनेंगे? 4 मोलर बनेंगे। हाँ भाई, 4 मोलर बनेंगे, सीधा सीधी बात है भाई। हमने आज तक तो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ के आया, क्या मैं उसको गलत नहीं कर सकता? चलो, अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए को लिखूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो ही बता दो। मैं नेगेटिव साइन कर दूंगा, हाँ सर नेगेटिव साइन तो आप दोगे ही। उसके बाद क्या लिखोगे? 3 माइनस 5 सर डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 1 मोल पर लीटर पर मिनट। हाँ सर। और जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखोगे तो सर आप लिखोगे 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 मोल पर लीटर पर मिनट। हाँ सर, लेकिन मैंने क्या बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए डिफाइन जरूर करेंगे, लेकिन उसकी स्टाइकियोमेट्री उस समय कितनी करनी होगी? 1। अच्छा, अगर मुझे इसकी कंसंट्रेशन को एक बना, मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको 1 बनाना हो तो क्या मैं इसी को 2 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या इसकी जो रेट ऑफ अपीयरेंस आई है वह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बराबर आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। यही होता है एक्चुअली। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा ना मैं, अब मैं पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 ऑफ द डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। बात को समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी उसी के लिए डिफाइन है जिसकी स्टाइकियोमेट्री 1 थी, 2 वाले को हमने 1 बनाया। इसलिए बच्चों किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए a प्लस ए बी बाई बी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी आप लिखते हो ना, लिखते हो तो आप क्या लिख देते हो? -1 बाई ए इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 बाई बी इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी कैन बी इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कैन बी इक्वल टू 1 बाई डी इंटू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। बोलो चमका, बोलो चमका। एक्चुअली में क्या फील है समझ में आया कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, दिस ऑल आर
डिफरेंट थिंग्स, है कि नहीं? देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाहता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ओनली डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड देयर कोफिशिएंट मस्ट बी इज इक्वल टू 1। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब जो जनरल रिएक्शंस और क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आइए, इसे आपको अगर मन है तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं यहां से हट जाता हूं, तो स्टार्ट, ठीक है? चलिए बच्चों, कंसेप्ट को समझना जरूरी है, रटना नहीं। रटना शुरू करोगे केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और केमिस्ट्री बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार टॉपिक है। फिजिक्स के जैसा इसके अंदर में कुछ घुमाने वाला नहीं होता, है कि नहीं? फिजिक्स में हम तो हर बात को घुमा देते हैं। ऐसा नहीं मुझे फिजिक्स नहीं आती, अरे नहीं आती यार आओ देखते हो। चलो यहाँ पर समझते हैं कुछ टॉपिक्स को, हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लो N2 + 3H2 फॉर्म्स 2 अमोनिया, है कि नहीं? ये रिएक्शन दे देगा आपको, N2 + 3H2 फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, हाँ दे देगा। और आपसे पूछ देगा ना कि भैया इसकी रेट, कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन सही लिखा हुआ है? तो भाई ये तो बच्चे वाला खेल हो गया आपके लिए, और सभी को ये ले लेते हैं। क्या लिखोगे आप? -d ऑफ N2/dt is equal to -1/3 dH2/dt can be is equal to 1/2 of the dNH3/dt। एक बात और समझ में, ठीक है? ये जो ओवरऑल वैल्यू हम लिख रहे हैं ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। ये जो ओवरऑल हमने लिखा ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। ये अगर पूछा जाए तो ये क्या है, तो आप बोलोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस है सर नाइट्रोजन का। ये क्या है सर? या आप कहोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस है हाइड्रोजन का। ये क्या है सर? तो आप बोलोगे रेट ऑफ अपीयरेंस है अमोनिया का। बोलो ना, बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो एक तरह का तो क्वेश्चन ऐसा आता है आपके एग्जाम के अंदर में कि अगर आपको सिंपल रिएक्शन लिख देगा लल्लू की तरह और पूछेगा कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है? एनसीईआरटी में ना एक बढ़िया सवाल है, उस सवाल को समझना, ठीक है ना? इंटेक्स का क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, वैसे उतना भी कोई खास नहीं है, बट देखता हूं। बोलो तो मैं बता दूं या फिर डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। मैं लिख के आया हूं, झूठ नहीं, मैं लिख के आया हूं भाई, याद नहीं मुझे, ठीक है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बोलता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ द N2O5 इन द CCl4, ये इंटेक्स का ही सवाल है, ठीक है? एट द 300 केल्विन, ठीक है, हैज बीन स्टडीड बाय द मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द N2O5 इन द सॉल्यूशन, ठीक है? Initially the concentration of the N2O5 is 2.33 mole per liter, and after the 184 minutes it reduces to 2.08 mole per liter, ठीक है? The reaction is in giving takes place, that is 2N2O5 gas can be converted into 4NO2 gas plus that is called ऑक्सीजन गैस, ठीक है? ऑक्सीजन गैस बता रखा है भाई कि जब समय 0 था तो जो N2O5 की कंसंट्रेशन थी वो थी 2.33 मोलर, ठीक है? और जब समय 184 मिनट बीत गया भैया तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई है 2.08 मोलर, ठीक है? कितनी हो गई है? 2.08 मोलर, सही है भैया? तो हमसे पूछा है ना कि आप कैलकुलेट कर दो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, ठीक है ना? अब ये 3 टर्म में पूछा है आपसे, एक बार मिनट में निकालो, इसी को आप एक बार मिनट में निकालो, एक बार इसी को आवर में निकालो, और एक बार इसी को सेकंड में निकालो। क्या आप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना? एक बार आप मिनट में निकालो, एक बार आवर में निकालो, एक बार सेकंड में निकालो। और दूसरा सवाल आपसे पूछा है वो आई थिंक है दैट इज कॉल्ड द सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। क्या पूछा गया है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ठीक है? NO2 की प्रोडक्शन के रेट को बताना है भैया। ये बहुत ही ज्यादा हलवा सवाल है,
कितने बच्चे हैं जो इस दुनिया में कर पाएंगे? हाँ, सभी कोई कर पाएंगे सर, क्योंकि हमें ना कंसेप्ट पता चल गया। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को भी हमने डिफाइन किया था। कैसे किया था एवरेज को? सर हमने बोला था कि एवरेज रेट सर कुछ नहीं होता, चेंज होता है किसी भी कंसंट्रेशन का समय के साथ, है ना, कि समय में कितना चेंज आया वही कहलाता है एवरेज रेट। ठीक, तो आरओआर अगर हम एवरेज निकाले सर तो हम बोलेंगे कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्शन का वो क्या है सर? तो आप बोलोगे सर कि चेंज हुआ सर 2.08 हो गया, 2.33 था, 2.08 हो गया, 2.33 था, है ना। और एक चीज और ध्यान देना है कि आर ओ आर लिख रहे हैं, जब भी हम आर ओ आर लिखते हैं तो आर ओ आर मस्ट भी क्या होना चाहिए? बोलो। जी हाँ, अभी बताया मैंने, दैट इज शुड बी इन दी देयर सिग्नल से कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब समय कितना लगा सर? 184 मिनट्स। क्या ये हर बच्चे कैलकुलेट कर पाएंगे? हाँ सर, हमें तो लगता है कि कर पाएंगे। जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपका इक्वेशन लगा दो ना। क्या लगा दोगे? -1/d N2O5/dt। ऐसे जो क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन बढ़िया सवाल है, बना सकते हैं। इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। तो अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाएगा जो निकाल रहे हो, है ना, तो आप ये वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर दोगे, क्योंकि आप 4 से तो सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है भाई। ये तो आप बच्चे वाले भी कर लोगे, कोई दिक्कत है इस सवाल में? आई थिंक हर कोई कर लेगा। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स सवाल है, जरूर जाके देखें। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स सवाल है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब एक कंसेप्ट को समझाने के लिए जो मैंने इतने भाषण दिया उसको समझाने के लिए बस, कि यहाँ पर क्या लगाना होगा, -1/2। फील आ गया? आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। एक बड़ी को एक और सवाल लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो लेट्स डू, इसको आपको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। आइए समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना पाप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करें, हमारे पास तो अभी बोर्ड नहीं है, हम भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो जरूर होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वी आर ओनली हेल्पर, हेल्पर हमें जो इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। लेट्स एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सवाल को आपको समझना होगा। क्वेश्चन ये है कि इन अ रिएक्शन टू ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक, द concentration of A decreases from, बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है, इन 10 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल। कैसे करेंगे? तो कुछ करना ही नहीं है, हलवा सवाल है। क्या करेंगे? बोला है कि 2A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो ए की कंसंट्रेशन है समय के साथ बदल रही है। शुरुआत में 0.4 मोलर थी, ये कुछ नहीं था, 10 मिनट बीत गया, है ना, इसकी कंसंट्रेशन 0.4 मोलर हो गई, ठीक है। तो कैलकुलेट करना था
रेट, तो आपको पता ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर एवरेज निकालेंगे विल बी -1/2 इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो -1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन है ना, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 10। तो वी कैन राइट -1/2 इंटू -1, सही है, -1/2 अपॉन -1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो वी कैन राइट हाउ मच, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर आई थिंक -3 आना चाहिए, ठीक है। 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट, सही है, पर लीटर पर मिनट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और सवाल करो, पॉज करो, कोशिश ये करो ना कि एक बार अपने से बनाने का, उसके बाद फिर देखना सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन है, कोई भी बहुत बवाल नहीं है। कोई बवाल नहीं है, बवाल होगा भी नहीं। एक्चुअली ये बोर्ड नया है, इसके वजह से चिपक रहा है, धोना पड़ रहा है बार बार। देख सवाल देखिए, दूसरा सवाल, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बहुत ही लल्लू टाइप सवाल है, आप भी कर लोगे। बस एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, ये लल्लू सवाल है भाई, लल्लू आता ही है तो लल्लू कराना ही पड़ेगा ना। इज एक्सप्रेस्ड इन अ डिफरेंट, इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे, ठीक है ना। राइट द रिएक्शन, रिएक्शन को लिखिए, तरीका कुछ ऐसा लिखा है बेटे, दैट इज 1/2 dc अपॉन dt इज इक्वल टू -3 इंटू dd अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 dA अपॉन dt, और दैट इज इक्वल टू माइनस dB बाई dt। कोई टफ सवाल नहीं है, ये कोई भी कर पाएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है। करना क्या है भाई, इसमें कुछ नहीं, आपको समझ में आ रहा है, जो नेगेटिव वाले रेट ऑफ रिएक्शन होंगे वो रिएक्टेंट के होंगे, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो प्रोडक्ट के होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट वाले को एक तरफ और प्रोडक्ट वाले को एक तरफ। क्या हम B+3D को लिख सकते हैं 4A+2C? हाँ सर, यही आंसर है, बोला था ना लल्लू है। सवाल टफ नहीं आते हैं भाई इस टॉपिक से, ठीक है, कोई भी इस टॉपिक से सवाल टफ नहीं आते हैं। एक और बढ़िया सवाल लिखो, फॉर अ रिएक्शन द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड। ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, फॉर अ रिएक्शन द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 0.3 प्लस लॉग माइनस dA अपॉन dt, ठीक है, माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू 0.47 प्लस लॉग dB अपॉन dt, dB upon dt. The reaction is, एक MCQ करा देते हैं, the reaction is A से 3B है, that is 2A से 3B, तीसरा है that is 3B से 2A, और चौथा है
3a से 2b। सॉल्व करो, सवाल थोड़ा अच्छा है, बना सकते, कोई बना सकता, कोई बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है। तो 1 2 3 4, चलो देखो करना क्या है इस सवाल के अंदर में कि भाई हमें एक इक्वेशन लॉग के टर्म में दिया हुआ है और हमें ना उसके थ्रू एक रिएक्शन पता करना है। सवाल एक्चुअली देखो ये नीट पे आने वाला सवाल है, आपके बोर्ड में आने का चांसेस नेग्लिजिबल है, फिर भी एक अच्छा सवाल ताकि बोर ना लगे भाई, उसे कर लेते हैं। बच्चों आपने log m प्लस n सुना होगा कि जो log m प्लस n होता है वो log mn होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है log की। अच्छा 0.3 किस log का वैल्यू है? आई थिंक v को हम 0.3 लिख सकते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ सर, ये जो बात बोली वो तो सही है कि आप सॉरी log 2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 और log 3 की वैल्यू होती है 0.47। हाँ सही। तब मैं अगर इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ log 2 प्लस dA अपॉन कैन बी इक्वल टू log 3 प्लस log dB। हाँ सर ये लिख सकते हैं। में तो यार नेगेटिव साइन तो नहीं था, नहीं था, सही है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है। क्या होता है? log m। तो log 2 इंटू dA बाई dt बोलो इज इक्वल टू log 3 इंटू dB बाई dt। हाँ बोलो log log हटा दें, log log क्या कर दें? हटा दें, क्योंकि इधर भी log उधर भी log, दोनों log गए log, क्या बचा? मेरे पास बचा माइनस का 2 इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 3 dB बाई dt। कई बच्चे ऐसे क्या करेंगे, गलत कर देंगे यहाँ पर ना मुना ना, थोड़ा सा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि वैल्यू तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस के साथ माइनस 3 dA बाई dt कैन बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू dB बाई dt। बच्चों ये फॉर्मेट आया, दैट मींस 3a से 2b, कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, कोशिश किया मैंने बनाने का, बढ़िया सवाल बनाया था मैंने, कहीं से निकाला था। सीबीएसई 2023 में तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ नीट में आ सकता है। नीट के लायक ये सवाल आपके लिए है, ठीक है बच्चों। कभी कभी क्या होता है ना कि जो रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो मोल पर लीटर में ना देकर ग्राम पर लीटर में देती है। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन मोल पर लीटर में ना देकर ग्राम पर लीटर में मिल जाता है, या फिर कभी कभी केजी पर लीटर पर टाइम में मिल जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को कैसे डील करें, ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, बट समझ लेते हैं कि ऐसे रिएक्शन को कैसे डील की जाती है। मैं शायद स्लो हो गया हूँ, मैं कोशिश ये किया था कि 2-2.5 घंटे के अंदर इस सिलेबस टॉपिक को फिनिश करूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 1.5 घंटे में टॉपिक फिनिश कर दूंगा भाई, टेंशन ना लो। 1.5 घंटे में करता हूँ, कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई तो कोई बात नहीं, पहला वीडियो है, मेरा वीडियो लंबा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा बताना मेरा काम नहीं है, ठीक। आपका कंसेप्ट बहुत हार्ड होना चाहिए, और बाकी सबके लिए फिजिक्स वाला जिंदाबाद, है कि नहीं? फिजिक्स वाला को कौन नहीं जानता भाई, हम भी वहीं से पढ़े। चलिए, कहता है कि इफ जो रेट है, ठीक है, ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन ग्राम पर लीटर पर मिनट लिख दे या टाइम लिख देते, चलो, या फिर केजी पर लीटर पर मिनट या पर टाइम लिख देते में दी हुई हो, तब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखें?
आइए समझते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को हमको लिखना है, जनरल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, है ना, ए ए बी बी सी सी डी डी, बचपन से करते आते हैं। अच्छा, जनरली हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं माइनस ए इंटू डी ए बाई डी टी, हाँ सर, इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डी बी बाई डी टी, हाँ सर, इज इक्वल टू माइनस सी डी सी बाई डी टी 1 बाई डी इंटू डी। क्यों पका रहे हो, सबको आता है। चलो, अच्छा आप कंसंट्रेशन को क्या समझते हो? सर कंसंट्रेशन मतलब कुछ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, हाँ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चलो लिख देते हैं माइनस 1 बाई ए इंटू मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, कि वो भी बदलेगा ना, नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ लिखता हूं, समझते चलना, बहुत ही इजी है यार। लोग थोड़ी थोड़ी बातें के चलते बोलते हैं यार बहुत टफ है, अरे ना ना ना, टफ फिजिक्स हो, केमिस्ट्री होती ही नहीं, सॉरी फिजिक्स होती है कि नहीं होती वो मैं नहीं बता सकता, नीट फिजिक्स इजी होती है ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, यहाँ तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा इस बात बताओ, इसके अंदर में जो टर्म कांस्टेंट है उसको इधर लिखा 1 बाई ए इंटू, यही ना वेरिएबल है, आई एम सॉरी वेरिएबल है जो, उसको इधर लिख लो, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, that is 1 by c into molecular mass of c into weight of c upon volume into delta t, 1 by d into molecular mass of d into weight of d upon v into delta t। बच्चों ये टर्म आप पढ़े होंगे, that is weight per unit volume into delta t is nothing but is equal to rate of disappearance, rate of disappearance, rate of appearance, rate of appearance, हाँ सर। So we can write like this, that is minus A into molecular mass of A into rate of disappearance of A is equal to minus B upon molecular mass of B into rate of disappearance of B is equal to 1 by C into molecular mass of C into rate of appearance of C is equal to 1 upon d into molecular mass of d into rate of appearance of d। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ करना नहीं है, ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए तो आपको सिर्फ उस पूरे टर्मिनोलॉजी को, जितना भी रिएक्शन दिया हो उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दे देना है, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दे देना है, आपका आंसर फिर से मोल्स पर लीटर पर टाइम में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, समझ में? तो ये था बच्चों पहला टॉपिक जो कि खत्म होता है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं सेकेंड लेक्चर के अंदर में, वो चैप्टर होगा, दैट इज आज ही आएगा वो, उसका नाम होगा दैट इज द टॉपिक दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोशिश ये रहेगी वो भी आज ही अपलोड किया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अपलोडिंग हमें जल्दी से जल्दी आपके पास करना है, तो क्यों ना बढ़िया वीडियो बनाया जाए और जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करके दिया जाए, भले वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में डिवाइड हो जाए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो बढ़िया टॉपिक है आपका, ठीक है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो आज मैं कवर कराऊंगा। कल के लेक्चर्स के अंदर में या फिर 2 दिन बाद जो आपको लेक्चर मिलेंगे, उन लेक्चर्स में आपको मिलेगा दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ के क्वेश्चंस और उनके टॉपिक्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यहां से, ठीक है। तो नमस्कार बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।